हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वर्ण के बारे में जाना था। तो जैसा कि हम जानते हैं, भाषा से हम चले थे। भाषा क्या होती है? जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। इसी को भाषा कहा जाता था। भाषा के हमने यहाँ पर दो रूप देखे थे, जिसमें आपका लिखित रूप और मौखिक रूप था। तीसरा रूप भी था, लेकिन वो सांकेतिक रूप है जिसको हम यूज ज्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम दो ही रूपों को जानेंगे, भाषा की लिखित और मौखिक भाषा को हम जानेंगे। तो देखिए, भाषा जब आई, सबसे पहले जब हमने लिखित मौखिक भाषा आई थी, जिसमें आप क्या करते थे, ध्वनियों को निकालते थे और इन्हीं ध्वनियों को जब हमने क्या किया, लिखित रूप में पाया, तो इनको वर्ण कहा जाता है। और इन वर्णों को जब आप क्या करते हैं, एक क्रम में रखते हैं, उनको एक क्रम में रखा जाता है, तो इन्हीं से मिलकर बनती है वर्णमाला, जिनको आप जब स्कूल में जाते हैं कक्षा 1 से या उससे पहले भी जो आपकी प्री प्राइमरी स्कूल होती है, वहां पर आप वर्णमाला पढ़ते हैं, जिसमें आपकी अ से लेके ज्यों तक आपका आता है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ण क्या होता है, भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि, जिसको जो है अधिक खंडों में आप नहीं तोड़ सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, क जो है वो क्या है, एक वर्ण है, लेकिन यहाँ पर क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका क्या कारण है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क क्या है और जो आप क लिखते हैं उस वो क्या है। तो बेसिकली वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो वर्णों को आप जैसे अ से लेके ज्यों तक आप क्या करते हैं, वर्णों को आप व्यवस्थित करते हैं, तो उसी को आपका वर्णमाला कहा जाता था। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर देखिए, हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, और स्वर और व्यंजन जो है वर्णमाला में भी आपके दो चीजें आती हैं, स्वर और व्यंजन। हमने आपको बताया था स्वरों में आपके क्या क्या आ जाते हैं, अ से लेके आपका ओ तक आता है। इसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 इसमें व्यंजन होते हैं। अनुस्वार में अंग आ जाता है और विसर्ग में आपका अह आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। जिन बच्चों नहीं भी लिखा है तो आप भी इसको लिख लीजिए, ताकि हम आगे की क्लास को हम क्या करें, पढ़ें। तो अगर आपने नहीं लिखा है, जीआईसी प्रोभान, आपने अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके जो व्यंजन है ख तक ये सब आपके क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, जिसमें आपके 33 आपके व्यंजन हैं। 4 आपके संयुक्ताक्षर हैं, जिसमें अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्ष, त्र, ज्ञ और श यहाँ पर आ जाता है। ग्रहित आपके ज, फ और आ, ये आपके क्या है, ग्रहित हैं। ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हमने स्वरों को भी क्या किया था, उनके भेद पढ़े थे। और पहली कक्षा में हमने स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे कि जीआईसी डुंगरी से दिव्यांशु ने हमें आंसर किया था, जिनको आप स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, बिना किसी और की मदद, मतलब उसके लिए किसी और वर्ण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको आप स्वर कहते हैं। तो श्वास वायु जब आप बिना रुकावट के क्या हो जाती है, बाहर निकलती है, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे आपका अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, तो ये आपके स्वर हैं। अब देखिए, स्वर के हम भेद पढ़ रहे हैं, यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वर के भेद हमने पढ़े। तो इसमें हमने पहला क्या पढ़ा, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठा का मतलब जैसे उच्चारण से ही आप जान रहे हैं, होठों की आकृति के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो भेद है वो है वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, उनको क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ओष्ठाकृति, उनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है, जैसे उ, ओ, औ। ऐसे ही अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल न हो, ऐसे स्वरों को आप क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर। तो इनको यदि आप लिखना चाह रहे, आपने अगर कल की क्लास में लिख दिया है तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आगे, तो आपने लिख लिया है तो हाथ खड़े कीजिए, नहीं तो आप इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, ठीक है, तो यहां तक आपने कल लिख लिया है। आगे देखिए, समय या मात्रा के आधार पर। तो देखिए, आप पढ़ते हैं अ, आ, इ, ई, तो आप कभी कभी क्या बोलते हैं, छोटी ई और बड़ी ई।
बोलते हैं ना, आप लोग छोटी क्लास में बोलते थे छोटी ई और बड़ी ई, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए दोनों का उच्चारण जो है सेम होता है, उच्चारण समान होता है, लेकिन इनके उच्चारण काल में यानी कि समय में क्या होता है, अंतर होता है। जब आप अ बोलते हैं और आ बोलते हैं, उच्चारण में सेम है, लेकिन इसमें दुगना समय लगता है। ठीक है, ई, तो यहाँ पर दुगना समय लगा। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों की उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो इसको आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो इसका तो यहाँ नहीं लिखा होगा आपने, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको आप छोटा ई, छोटा ऊ ऐसा बोलते हैं, तो वो ह्रस्व स्वर होते हैं जिन स्वरों की उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ए, ओ, रे ऐसा लिखते हैं आप, तो ये क्या होते हैं, आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों की उच्चारण में दो मात्रा या एक से अधिक जो है क्या लगता है, मात्रा का समय लगता है, ऐसे जो है स्वर क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ, तो ये आपके क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके बाद प्लुत स्वर भी होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दो या उससे ज्यादा, यानी कि आप उसको खींच करके बोलते हैं, जैसे आप ओम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लंबा खींचते हैं, हे राम, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको लंबा खींचते हैं। ऐसे स्वरों को क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि आप आवाज भी मारते हैं घर गांव में, बहुत लंबी स्वर में आप बोलते हैं, पीछे से लंबा सा स्वर लगा देते हैं, तो ये आपके प्लुत स्वर होते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए, तो स्वरों के बारे में हमने जाना, उनका वर्गीकरण किया, उनके भेद पढ़े। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन का जो उच्चारण की दृष्टि से जो है क्या होते हैं, दो आधारों पर विभाजित किया गया है, जिसमें आपका उच्चारण स्थान के और प्रयत्न के उसमें उसको विभेदित किया गया है, इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है आपका उच्चारण स्थान पर। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, तो देखिए सबसे पहले हमें अपने मुंह की जो आकृति होती है उसके बारे में जानना है कि हमारे मुंह में जी हमारा यहाँ पर जो ये भाग है, इसको कंठ कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, कंठ, जहां से आपकी आवाज आ रही है। इसके बाद आपके मुंह के अंदर देखिए, जो आपके मुंह के अंदर ऊपर से छत होती है, उसको तालु कहा जाता है। ठीक है, तालु के बाद आपका आगे मूर्धन्य आता है, और इसके बाद आपके दांत आते हैं, और आगे की जो आकृति है इसको होंठ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब आपने व्यंजन की बात की है, तो उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर आप अपने मुंह से कर रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं क, ख, ग, अंग, तो इनकी बात जब आप करते हैं, तो देखिए आप सब लोग अपने मुंह से उच्चारण कीजिए। क, सब लोग बोलेंगे क, ख, ग, अंग। तो जरा आप महसूस कीजिए, बार बार बोलिए इस लाइन को, क, ख, ग, अंग, इन लाइन को आप बार बार बोलिए, और ये महसूस कीजिए कि जो ये आप व्यंजन निकाल रहे हैं, ये कहाँ पर, आप कहाँ से ये आवाज आ रही है। कोई बच्चा बता सकता है कहाँ से आवाज आ रही है आपकी, क, ख, ग, घ, अंग, ये आवाज कहाँ से आ रही है। क्योंकि हमने कहा व्यंजन को आप यहाँ पर व्यंजनों के भेद पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे कि आप मुंह में किस स्थान पर, किस स्थान से आपकी ये आवाज आ रही है, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये है बच्चों हमारा कंठ, और जैसे कि आपका गले से जो आवाज आती है, ठीक है, गले से जो आपकी आवाज आ रही है, उसी आवाज को आप क्या कहते हैं, कंठ। तो जो ये आपका क से लेके अंगों तक है, ये कंठ वाले व्यंजन है, जो कि आपके गले से आवाज आ रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, जो आपके मुंह के अंदर, देखिए आप अपने मुंह के अंदर ऊपर जो छत है, उसको गले के बाहर थोड़ा सा बाहर जब आप आएंगे, तो ये आपका तालु होगा, और च, छ, ज, झ, य,
तो जब इनकी बात करेंगे तो ये आपके तालु से टच होती है, आपकी जीभ जो है तालु को टच करती है, इसलिए इन वर्णों को, इन व्यंजनों को क्या कहा गया है? तालव्य। ठीक है, इसके बाद तालव्य के बाद आप ट, ठ, ड, ढ अणों की बात करेंगे और यहाँ पर आपका जो स है वो भी आता है। ठीक है, ये वाली स, तो ये भी आपका किससे? आपके मूर्धा से टच होता है। मूर्धा का मतलब यहाँ पर किससे है? जब आप ट, ठ, ड, ढ और अण, स की बात करेंगे तो ये आपकी मूर्धा, यानी कि मूर्धा यानी कि दांत के पीछे का जो हिस्सा होता है इसको मूर्धा कहा जाता है। इसलिए इन वर्णों को, इन व्यंजनों को आप क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। इसके बाद देखिए त, थ, द, ध, न, तो इनका उच्चारण जब अपने मुंह से आप करेंगे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, तो देखिए दांतों से इनका उच्चारण हो रहा है। आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच करती हुई इसका उच्चारण कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे आप सब बच्चे त, थ, द, ध, न। तो जब आप इनको बोलेंगे तो आप महसूस कर रहे हैं आपके जो जीभ है वो किसको? दांतों को, इन दांतों के मूल को क्या कर रही है? स्पष्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है दंत्य। क्या कहा जाता है? दंत्य। इसके बाद जो आगे के व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य, होठों से। जब आप प, फ, ब, भ, म की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं उच्चारण कहाँ से हो रहा है? आपके होठों से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य। तो जिन वर्णों को, जिन व्यंजनों को आप होठों से जिनका उच्चारण करते हैं उनको कहा जाता है ओष्ठ्य। इसके बाद आपका क्या है? दंत मूल। दंत मूल का मतलब क्या होता है? जो आपके दांतों के मूल यानी कि उनकी जड़ों पे, ऊपर के जो दांत हैं उनकी जड़ों से आपका जो जीभ है वो टच होता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है? दंत मूल। तो यहाँ पर देखिए आपका जो न है, ज, र, ल, ये दांतों के मूल पर यानी कि दांतों के ऊपर के जो दांत हैं उनकी जड़ों को टच करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दंत मूल। ठीक है, इसके बाद देखिए दंतोष्ठ क्या कहता है? निचले होठों और ऊपर के दांतों से, जैसे आपका व हो गया, फ हो गया है, ये क्या है? दंतोष्ठ, जिसमें आपका दांत और होठों, ठीक है ना, जिसमें निचले होठों और ऊपर के दांतों से ही क्या होता है? टच होते हुए आपका ये जो है वर्ण, जो आपके व्यंजन है वो उनका उच्चारण हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वर यंत्रीय यानी कि स्वर यंत्र से आपका ह, तो ह देखिए, ह के लिए आप कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपके व्यंजन हैं उनको अलग अलग यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला है आपका कंठ्य, यानी कि गले से जो आवाज आपकी आती है उसको कंठ्य कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ग, अंग। ठीक है, तो ये आपकी सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आपके गले से आ रही है। इसके बाद तालव्य यानी कि तालु से, तो हमारे मुंह के ऊपर की जो क्या है? छत है, नीचे की तरफ जो आप जिसको एक तरफ से छत कहते हैं, इस तरह से आपके जहां आप जीभ लगाएंगे तो ये आपका तालव्य है, तालु है। और च, छ, ज, झ, य, तो ये जो शब्द, ये जो आपके व्यंजन हैं, इन व्यंजनों का जब आप क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तो आपकी जो जीभ है वो तालु से क्या होती है? टकराती है, और तब जाके आपके ये व्यंजन जो है क्या होते हैं? उच्चारण में आते हैं। इसके बाद हमारे तालु से आगे मूर्ध्य होता है। जब आप ट, ठ, ड, ढ, अणो इनको उच्चारित करेंगे तो आप अब देखिए आपकी जीभ कहाँ लग रही है? जहां पर आपकी जीभ लग रही है वही आपका मूर्धा स्थान है आपके मुंह में। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, तो यहाँ पर देखिए आपका जो जीभ है वो कहाँ लग रही है? वो ऊपर लग रही है। ठीक है, और ऊपर भी किस स्थान पर? आप ट बोल रहे हैं तो आपकी जीभ क्या हो रही है कि कहां पर? मूर्धा पर इस तरह से मुड़कर आपका टच हो रहा है। ट, ठ, आपकी जीभ स्वतः ही मुड़ जा रही है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ स्वतः ही इस तरह से मुड़ जा रही है। कैसे? ट, ठ, ड। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? मूर्धन्य।
तो इनको अलग अलग यहाँ पर विभाजित किया गया है। दांतों से जो लगकर के क्या होती हैं, जिनका उच्चारण दांतों से क्या हो जाता है, लग करके होता है, जैसे त, थ, तो आप देखिए आपकी जीभ ऊपर के दांतों से टच होकर ये जो उच्चारण है, इनका जो ध्वनि है वो निकल रही है। तो त, थ, द, ध, न, तो ये आपके सारे ऊपर के जो अंदर का हिस्सा है दांतों को, वहां आपकी दांत पर आपकी जीभ लग रही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है दंत्य। ओष्ठ होठों से, तो जिन शब्दों का, जिन व्यंजनों को आप क्या करते हैं, जिन वर्णों को आप होठों के द्वारा क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो इनको क्या कहा जाता है, ओष्ठ, यानी कि होठों से। अब दंत मूल का मतलब क्या है, आपके दांतों के जड़ों पर, मूल का मतलब होता है जड़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर न, ज, र, ल, तो आप देखिए ऊपर की दांतों, देखिए जब आपने किसका त, थ, द, ध, न, तो प्रॉपर आपकी जीभ जो है दांत पर लग रही थी, दांतों के साथ क्या कर रही थी, वो संघर्ष कर रही थी, और फिर आपका ये त, थ, द, ध, न आपका निकल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर दंत मूल से न, जब न, ज, र, ल, तो देखिए प्रॉपर दांतों पे नहीं लग रही है, ये दांतों के जड़ों पर लग करके इन वर्णों का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दंत मूल से ये क्या होती है, उच्चारित होती है। इसके बाद दंतोष्ठ, यानी कि आपके निचले होठों और ऊपर के दांतों से जो है, यानी कि दंत और होठों के दोनों के द्वारा जो आपके वर्ण निकलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ कहा जाता है। इसके बाद उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, व और फ, व और फ, ठीक है। इसके बाद स्वर यंत्रीय, यानी कि स्वर यंत्र से आपका ह, जब आप ह बोलते हैं तो आपका जो दांत है, जो जीभ है, वो कहीं भी नहीं लग रही है, वो स्वर यंत्रों से निकल रहा है, ह, ठीक है। तो इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्वरों और व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा, आपके स्वर कितने होते हैं, आपके स्वर होते हैं कितने, स्वर आपके होते हैं 11, और व्यंजनों की जब हमने बात की, व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। स्वरों को भी हमने यहाँ पर उनका भेद, उनको विभेदित, उनका भेद क्या क्या उनके भेद होते हैं, और किन किन चीजों से उनका भेद होता है, ठीक है। और देखिए इससे पहले, ठीक है, तो व्यंजनों की बात हम कर रहे थे। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इसमें आपका जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान के से इसको क्या किया जाता है, उच्चारण स्थान का मतलब आप इन व्यंजनों को कैसे इनका उच्चारण होता है, किन किन स्थानों पर आपके जो मुंह है, आपके जो मुंह से जो क्या निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, तो किन किन स्थानों पर आपकी जीभ, दांत, जो भी हमने मुंह के जो 4-5 आपको यहाँ पर बताए हैं, कि आपका कंठ से निकलती है, उसके बाद आपका तालू से निकलता है, फिर आपके मूर्धा से निकलती है, फिर आपके दांतों से निकलता है, और फिर आपके होठों से भी कुछ यहाँ पर व्यंजन निकलते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको इस प्रकार से बताया गया कि ये आपका मुंह है, और इस मुंह में आपका मूर्धा कहाँ पर है, आपका दांत कहाँ पर है, और होठों से आपके कुछ क्या निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं। तो इस चित्र को यदि आप बनाना चाहते हैं, तो इस चित्र को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको यदि आप यहाँ से मुंह का जो आपकी आकृति है, उसको भी यदि आप देखना चाहते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर आज की क्लास में हमने पढ़ा है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे जरूर, और घर से फिर इसको रिवाइज करके आप लाएंगे। इसके बाद आगे जो भी इसमें आगे के जो होंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।